पॉइंट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अध्याय 11 की बात करेंगे, इमारतें, चित्र तथा किताबें। इससे पहले आपको अध्याय 10 तक कंप्लीट कराया जा चुका है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। यदि आप टेट, सी टेट, यूपी टेस्ट, केवीएस, पीआरटी या किसी भी अदर स्टेट के टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। और यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। चलिए फ्रेंड्स, सीधे वीडियो शुरू करते हैं जो मेन टॉपिक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए धातु विज्ञान के बारे में बताया गया है, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातुक्रम, धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। देखिए फ्रेंड्स, कांसा जो है कि तांबे और टीन का जो है कि मिश्रण है। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबद्ध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा, इस प्रकार के लोहे का निर्माण जो है कि भारत करता था। फिर देखिए, यहाँ पे आपका लौह स्तंभ के बारे में बताया गया है, यह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, आपका महरौली जो कि दिल्ली में है, महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेखों से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगी। देखिए, आपका लौह स्तंभ जो कि 1500 साल पहले बना हुआ था और आज तक इसमें जो है कि किसी भी प्रकार की कोई जंग नहीं लगी है। फिर आगे बात की जाए ईंटों और पत्थरों की इमारतें, देखिए ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। आपके जो है कि स्तूपों में ये सब रखे रहते हैं। देखिए, इसे धातु मंजूरा कहते हैं और इसमें जो रखे हुए चीजें इसको धातु मंजूरा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो इसको धातु मंजूरा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूरा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता है। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। फिर आगे बात की जाए तो प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे हुए थे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आपके इम्पोर्टेंट है। आपका क्या बोलते हैं, वेदिका किसे कहते हैं, आपका प्रदक्षिणा किसे कहते हैं, ये सब आप जो है कि अपने दिमाग में रखिएगा। ये आपका एग्जाम में आ सकता है। बोल देगा सुमेलित कीजिए, प्रदक्षिणा दे देगा, वेदिका दे देगा और कुछ दे देगा, उसको सुमेलित करना। तो ऐसे जो है कि एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, जो सांची का महान स्तूप है ये कहाँ पे है आपका, तो मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश में। फिर आपका जो है कि पुस्तकों की दुनिया के बारे में बताया गया है। देखिए करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। देखिए जो है कि आपका इसकी रचना जो है कि इलांगो नामक कवि ने की थी, और इस महाकाव्य का नाम क्या है, शिलप्पदिकारम। और इसमें जो है कि कोवलम नामक एक व्यापारी की क्या है, कहानी है। फिर आगे देखिए, फिर आपका आगे है तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई। इनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। देखिए ये रचनाएं जो है कि सदियों पहले क्या हुई कि खो गई, लेकिन इनकी पांडुलिपियां अभी जो है कि कुछ साल 100 साल पहले ही मिली है। और इसमें जो है कि आपका कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। और इसको लिखा कितने हैं, तो सत्यनारायण द्वारा लिखी गई है। और इस महाकाव्य का नाम क्या है, तो आपका मणिमेखलई महाकाव्य, लगभग 1400 साल पहले लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपका विज्ञान की पुस्तकों के बारे में बताया गया है। देखिए गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। देखिए जो आपके गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने जो है कि उस समय जो है कि आपका ग्रहों के बारे में, पृथ्वी की गति के बारे में, इन सब के बारे में जो है कि अध्ययन करके बता दिया था। जो आज के वैज्ञानिक अध्ययन किए तो लगभग सेम उसी प्रकार से पाए हैं। देखिए आपका शून्य के बारे में बताया गया है कि अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नया चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। देखिए शून्य की खोज भारत में ही हुई है। फिर आपका यहाँ पे जो है कि आयुर्वेद के बारे में बताया गया है। तो देखिए आपका आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी, जो है कि आप चरक थे, और दूसरे से आपके सुश्रुत जो कि चौथी शताब्दी ईस्वी में आए। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। देखिए चरक ने आपका जो है कि चरक संहिता लिखी थी तथा अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो आपकी जो है कि सुश्रुत की रचना कौन सी है, तो आपकी इनकी रचना सुश्रुत संहिता, जिसमें जो है कि शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन किया है। आइए आगे देखते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पे कागज़ के बारे में बताया गया है कि कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। इसका आविष्कार आपका काई लून नामक व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने की इस विधि को अपनाया जाता है, आज के समय में भी। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स आपका लेसन यहीं पे समाप्त होता है। आइए कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखिए पहला आपका निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए स्तूप क्या होता है, एक आपका टीला के समान होता है।
फिर आपका शिखर, शिखर क्या है कि आपका गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण, आपका शिखर इससे सुमेलित हो जाएगा। फिर आपका मंडप क्या है कि मंदिरों में लोगों के इकट्ठा होने की जगह को मंडप कहते हैं। फिर आपका गर्भगृह क्या है, तो आपका देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह को हम लोग गर्भगृह कहते हैं। फिर आपका प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, तो आपका स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। फिर आपका कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बताया गया है। तो देखिए आपका इस स्तूप निर्माण की शुरुआत, देखिए आपका 2300 साल पहले स्तूप के निर्माण की शुरुआत हुई थी। देखिए आपका अमरावती, आपका 200 साल पहले जो है कि अमरावती संबंधित है। कालिदास आपके जो है कि 1600 साल पहले से संबंधित हैं। लव स्तंभ, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट, ये सब क्या है आपके 1500 साल पहले से जो है कि संबंधित हैं। फिर आपका दुर्गा मंदिर आपका जो है कि 1400 साल पहले से जो है कि संबंधित है। फिर देखिए आपका दूसरा जो है कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका खाली जगहों को भरें। देखिए पहला है कि एक बड़े गणितज्ञ थे, तो आपके आर्यभट्ट क्या थे, एक बड़े गणितज्ञ थे। फिर आपका पुराणों में देवी देवताओं की कहानी मिलती है, तो आपका इसमें जो है कि पुराणों भरा जाएगा। फिर आपका तीसरा है कि को वाल्मीकि रामायण का लेखक माना जाता है, तो आपको वाल्मीकि को जो है कि वाल्मीकि को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। फिर आपका अगला है, देखिए इसमें होगा शिलप्पदिकारम और मणिमेखलई, दो तमिल महाकाव्य हैं। ये क्या हैं आपके, दो तमिल महाकाव्य हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो है कि लेसन यहीं पे समाप्त होता है। यदि आप इस पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। ओके फ्रेंड, धन्यवाद। वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।